जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आखिर इनको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि धर्मेंद्र प्रधान से सरकार ये तक नहीं कह पा रही है कि इतना ज्यादा आक्रोश बढ़ चुका है, प्रोटेस्ट इतना ज्यादा होने लगा है, लाखों की संख्या में पब्लिक आ चुकी है, छात्र आ चुके हैं, उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज तक किया जा रहा है, लेकिन एक नेता से इनसे इस्तीफा तक नहीं हो रहा है। तो वजह क्या है वो वजह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस समय पे जो बातें किया करते थे, आज वही बातें प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लागू क्यों नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री मोदी आज उन बातों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है, जब वो सीएम के पोस्ट पर थे तब अच्छे बोलते थे और आज के समय पे जब उनको वाकई में बात करनी चाहिए, संसद से और जंतर मंतर का सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे बात करने तक नहीं आया, प्रोटेस्टर से बात करने तक नहीं आया। आखिर ऐसा क्या ईगो है सरकार के साथ में कि सरकार इनसे बात करने को भी तैयार नहीं। जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं और जेपी नड्डा की बात होती है तो वो कहते हैं कि इनसे पहली बार हमसे बात करने को लेकर के कहा गया। मतलब अगर वो आएंगे आपके पास बात करने कि आप नहीं जा सकते उनसे बात करने के लिए, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इतने इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, जरा वो भी देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, उड़ीसा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आती नहीं है, यानी कि बहुत कोशिशों के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाती उड़ीसा के अंदर, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान वहां पे एक बड़ा रोल निभाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की कूटनीति, धर्मेंद्र प्रधान की जो राजनीतिक क्षमता है, उस क्षमता की वजह से पहली बार उड़ीसा के अंदर बीजेपी जीत पाती है कई सालों के बाद। जब उड़ीसा के अंदर बीजेपी जीतती है तब उड़ीसा के अंदर इनकी डिमांड होती है कि ये बीजेपी के अंदर जो है सीएम बने। लेकिन बीजेपी की ये चाल है, आपने देखा है शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ना मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, ना राजस्थान के अंदर वही मुख्यमंत्री को फिर से रिपीट किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा ये काम डबल से नहीं किए जाते, तो इसी तरह से इनको जो है वहां का सीएम नहीं बनाया गया। जब इनको वहां का सीएम नहीं बनाया गया तब इनको केंद्र के अंदर एक अहम पद दे दिया गया। इनको जो ये अहम पद दिया गया है उस पद की वजह से बीजेपी नहीं चाहती कि वो अपना एक होनहार जो मंत्री है वो मंत्री खोए, क्योंकि उनको पता है अगर वो इनको खो देंगे तो इनकी जो राजनीतिक क्षमता है, जो ये चुनाव जिता सकते हैं, जो ये आरएसएस संगठन को संभाल सकते हैं, जो ये बीजेपी को संभाल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नेता ये खो देंगे। इसीलिए ये चाहते हैं इस तरह का डील है वो करना कि प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाए और जो है इनका मंत्री भी पूरी तरह से इस्तीफा न दे पाए। हो सकता है ये फेरबदल कर दे मंत्रालय में, इनको कोई दूसरा मंत्रालय दे दे। इस तरह के काम भी कर सकते हैं क्योंकि पहले भी बीजेपी के द्वारा इस तरह के काम किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हो सकता है इनको कुछ समय के लिए हटा दे, उसके बाद में फिर वापस इनको नियुक्त कर दे किसी दूसरे पोस्ट पे, किसी दूसरे पद पे। इस तरह के काम बीजेपी के द्वारा किए जा सकते हैं, या फिर बीजेपी इनको संगठन में भी शामिल कर सकती है। लेकिन अभी बीजेपी क्यों इनको नहीं हटा रही, क्योंकि देखिए मोदी और शाह का शुरू से ये डील रही है। जब राजनाथ सिंह हुआ करते थे उस समय पे भी कि इनके द्वारा जब गर्मजोशी से कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, इनके खिलाफ मंत्री को बदलने की बातें की जा रही हो, या इनसे कहा जा रहा हो कि आप किसी मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए, तब ये उस समय पे किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते। ये इनकी शुरू से ही राजनीति रही है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और उसी प्रोटेस्ट के बीच में किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाएगा तो ये आने वाले समय पे जनता को ये संदेश देगा कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे किसी मंत्री के खिलाफ तो उस मंत्री को हटा दिया जाएगा। और बीजेपी वो दरवाजा खोलना नहीं चाहती, इसीलिए बीजेपी के द्वारा अभी फिलहाल में ये प्रोटेस्ट के चलते हुए में ना बातचीत की जा रही है और ना ही इनसे कोई इस्तीफा लिया जा रहा है। हो सकता है थोड़े दिन के बाद जैसे ही आंदोलन शांत होगा उसके बाद में बीजेपी के द्वारा इनसे जो है पद को संभाल ले लिया जाए और बात जो है दूसरी घुमा फिरा करके कही जाए कि अभी हम इनसे ये पद ले रहे हैं क्योंकि इनको दूसरी जगह पे ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे दूसरे नेता को बिठा दे। तो इस तरह का फेरबदल बीजेपी के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल में ये प्रोटेस्ट को देखेगी कि ये प्रोटेस्ट कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा इन्हें लगने लगा कि अब इस प्रोटेस्ट में इस्तीफा लेना ही अनिवार्य हो गया है, या फिर ये प्रोटेस्ट को संभालना अब इनके बस की बात नहीं है, तब हो सकता है बीजेपी कोई ना कोई बड़ा डिसीजन ले और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि अभी तो
देखा उन्होंने कि जो प्रोटेस्ट है वो दिन भर चला, उसके बाद शांत हो गया, चला गया वापस, तो उनको निकलने की जो रास्ता है वो मिल गया। उनके ऊपर जो गोलीबारी तानी गई थी जनता के ऊपर, साथ ही जो जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो इनको ये लगने लगा कि हो सकता है जेपी नड्डा से मुलाकात करके इनको आश्वासन दे दिया जाए और जो है प्रोटेस्टर कहीं ना कहीं शांत पड़ जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी मंत्री का इस्तीफा लेना। अब क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि पहले ही राजनाथ सिंह के द्वारा कह दिया गया था कि हमारे यहाँ पे ऐसे इस्तीफे नहीं होते हैं। अब ऐसे इस्तीफे इनके यहाँ पे नहीं होते हैं तो फिर इस्तीफे कैसे होते हैं वो देखना होगा। क्या अगर ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक चला है और सरकार को लगने लगा कि अब तो इस्तीफा लेना अनिवार्य हो गया है, अगर इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तो देश की जनता को संभाला नहीं जा सकता, तब हो सकता है इस्तीफा हो। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी क्या देखते हैं या इनकी बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या देखती है कि क्या ये प्रोटेस्ट इनके जो वोटर्स है उनके अनुसार है या इनके वोटर्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, आप लोग याद करिए किसान आंदोलन, जब किसान आंदोलन हुआ था तब कई तरह की वार्ता हुई थी, कई इनके द्वारा प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे, इनसे वार्तालाप की गई थी और अंत में खुद प्रधानमंत्री मोदी कैमरे के सामने आकर के बात करते हैं, क्षमा मांगते हैं और इस बिल को पूरी तरह से वापस लेते हैं। अब जरा आप खुद सोचिए क्यों लिया गया था, क्यों किसानों से इतनी ज्यादा बात की गई थी? क्योंकि किसान जो है वोटर्स है, किसान वोट डालते हैं। अब यही बात इन जेनजी से क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि ये जेनजी का एक बड़ा हिस्सा आज वोट नहीं डालता है। जेनजी का एक बड़ा हिस्सा आज वोटर्स के रूप में प्रधानमंत्री मोदी या जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी नजर में उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि किसान थे, क्योंकि किसान से इनका वोट प्रभावित हो रहा था और जेनजी से इनका जो वोट है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट पहले ये देखती है कि क्या इस वजह से इनका वोट प्रभावित हो रहा है या इनका वोट प्रभावित नहीं हो रहा है। मैंने आपको पिछले एक सेशन में बताया कि देश के अंदर नए धर्म को लाने की संभावना चल रही है पंजाब के अंदर। अगर वो उन्होंने नया धर्म स्टेब्लिश कर दिया तो उस धर्म के अंदर आने वाले जो 15 लाख है और जो 23 के आसपास सीट है वो पूरी सीट पंजाब के अंदर गवर्नमेंट जीत सकती है बीजेपी। तो वो पहले ये देखती है कि उसका वोट बैंक कौन सा है। अगर वोट बैंक है और उससे उनको सरकार बनाने में प्रॉब्लम होगी तो जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। जेनजी की बातें इसीलिए नहीं सुनी जा रही है, इन प्रोटेस्टर्स की, सीजेपी की बातें नहीं सुनी जा रही है क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा अभी वोट नहीं डालता है। हाँ, अगर इनके परिवार के लोग इसमें शामिल हो गए और उन्होंने भी बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया, तब हो सकता है बीजेपी को ये समझ में आ जाए कि अब इनकी बात सुनी जाए, तब जो है छात्रों की बात सुनी जाएगी। क्योंकि नीट के छात्र आप जानते हो कितने होंगे, 15 साल, 17 साल, 16 साल, इतने साल के होते हैं वो, और वो अभी वोट डालते नहीं है। इसलिए उनको पता है कि अगर हम इनकी बात ना भी सुनेंगे तो हमारी वोट बैंक पे इतना बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से ये सारी चीजें चलती रहती है। अब बात करें इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों इतने साइलेंट रहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम हुआ करते थे तब तो ये बहुत बोलते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अब सोचिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा, 20-25 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, ये प्रोटेस्ट संसद तक पहुंच गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक आवाज तक नहीं निकाली गई, प्रधानमंत्री के द्वारा एक वर्ड तक नहीं बोला गया इन लोगों के लिए। आकर के एक आश्वासन ही दे देते तो हो सकता है ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो बोला करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी आपकी पार्टी से पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा बोला जाता था, लेकिन आपके द्वारा बोला नहीं जा रहा। क्या इसे ईगो माना जाए? क्या इसे सरकार की नाकामयाबी मानी जाए? क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है इसे झुकना साबित कर दिया जाए। बोलना झुकना साबित नहीं होगा, आप आकर के बात कर लीजिए। क्योंकि 1984 में भी तो जब सोनम वांगचुक के पिता के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी तब इंदिरा गांधी स्वयं जाकर के उनकी भूख हड़ताल तोड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता, कुछ वार्तालाप ही नहीं की जाती, इस तरह से इग्नोर किया जाता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ये करना क्या सही है? साहब के द्वारा ना बोलना ही आज इस प्रोटेस्ट को इतना ज्यादा भड़का ले गया। आज ये प्रोटेस्टर्स इतने ज्यादा मात्रा में सामने निकल कर आए और लड़ने को तैयार हुए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कुछ बोला नहीं जा रहा है, इनके द्वारा ना आश्वासन दिया जा रहा है, ना कुछ ये कहा जा रहा है कि आप जो है सामने आकर के बोलिए। अब इनके द्वारा और इनके सपोर्टर्स के द्वारा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह भी तो नहीं बोलते थे। मनमोहन सिंह लंबे समय तक चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, वो लोकसभा में भी इतने नहीं आए थे और उनका रिमोट दूसरे के हाथ में था, इसलिए वो इतना नहीं बोलते थे, वो एक अर्थशास्त्री थे। लेकिन आप तो चुनाव ही बोलने के वजह से जीते ना, सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन
फिर क्यों आपके द्वारा बोला नहीं जाता? आपके द्वारा क्यों अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई? एक बार 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसमें भी अमित शाह बोलते रह गए, आप बोल नहीं पाए। आपकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है। आप सिर्फ इंटरव्यू वगैरह देते रहते हो, किसी के साथ बैठ जाते हो और बातचीत वगैरह करते हो, लेकिन इनकी जो बातचीत की रील है वो अहम मुद्दे के ऊपर नहीं हुई है, सिर्फ नॉर्मल मुद्दे के ऊपर हुई है। इनके द्वारा इस तरह के जो इंटरव्यू वगैरह दिए गए हैं जिसमें अहम मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे अच्छे तो जब ये सीएम हुआ करते थे तब ठीक थे, कम से कम सारे मुद्दे के ऊपर बोलते तो थे। आप बोलते ही नहीं है, इनके द्वारा चुप रहा जाता है। दूसरी बात, इनका अनुमान है कि जो ये प्रोटेस्टर आए थे यहाँ पे, ये एजेंडा थे, ये विपक्ष के द्वारा बुलाए गए थे, ये सीजेपी के द्वारा बुलाए गए थे, आम आदमी पार्टी के द्वारा बुलाए गए थे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं इसमें अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि उनका नाम आए या चुनाव में उनको फायदा मिले। ठीक है, ये चीज भी हमने मान ली, लेकिन जो ये लाखों में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ये कौन थे? क्या ये बच्चे इतने बेवकूफ है कि इनको पता नहीं होगा कि किसके लिए बोलना है और किसके लिए नहीं बोलना है, क्या हमें जाना है या नहीं जाना है? अक्सर ऐसा होता है, भीड़ देख करके राजनीति उसमें शामिल होती है, और यही भीड़ देख करके इसमें राजनीति शामिल हुई। राजनीति देख करके ही भीड़ नहीं आई थी यहाँ पे, या फिर किस नेता के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है वो ये देख करके यहाँ नहीं आए थे। ये जेन्युइनली मांग थी कि शिक्षा के अंदर सुधार हो, प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग परेशान थे, माता पिता भी आए, जो बच्चों के सुसाइड किए गए वो भी उसमें शामिल हुए, लेकिन सरकार की तरफ से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। इस तरह से लोकतंत्र के अंदर नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर बातें होती है, समाधान निकाले जाते हैं, दोनों मिलकर के बातचीत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का समय याद करिए आप, जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो विपक्ष है उनके साथ में मिलकर के भी सलाह ली जाती थी। लेकिन आज के समय पे विपक्ष को सिर्फ कोसा जाता है, विपक्ष कौन है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, सिर्फ सत्ता में जो है उसी की बातें चलती है। सत्ता के अंदर जो बैठ चुका है वो एक बार बैठ चुका है, आने वाले 5 साल तक उसके द्वारा ना इस्तीफा दिया जाएगा ना कुछ किया जाएगा। तो ये सब चीजें करना क्या लोकतंत्र के लिए सही है, हेल्दी लोकतंत्र के लिए जरूरी है? आप जरूर बताइएगा। और साथ ही आप इस बात को याद रखिए, एक दिन आएगा जब आप दिखा सकते हो कि आप कितने पावरफुल हो। उस दिन आपको दिखाना होगा कि ये देश लोकतंत्र के अनुसार चलता है, ना कि किसी सरकार या पार्टी के अनुसार। वेट करिए, जल्द वो दिन आएगा 2029 में, तब आप दिखा सकते हैं कि ये देश में किसकी पावर सबसे ज्यादा है, एक नेता की या आम जनता की। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।